हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, मॉर्निंग हो चुकी है और हम सभी कनेक्ट हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है डियर, बिल्कुल। 29 जुलाई का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तब तक फटाफट से आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए, फटाफट से दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो देखते हैं डियर, आज का दोहा हमें क्या बताने वाला है, क्या सिखाने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के दोहे की तरफ डियर। तो आज का दोहा आ रहा है भाई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। डियर बहुत ही अच्छा दोहा है। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि जब हमें परेशानी आती है, दुख आता है, तो हम भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं। जब हमारे सुख के दिन होते हैं तो हम परमात्मा को तब भी हमें याद करना चाहिए। अगर हम अपने सुख में, दुख में, कुछ भी हो, हम परमात्मा को ध्यान करते हुए, याद करते हुए चलेंगे तो हमारा दुख भी जो आएगा वो बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। तो दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सभी परमात्मा को याद करते हैं। सुख में सुमिरन जो करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख में भी सुमिरन करते हुए चलेंगे तो हमारा दुख जो आएगा उसमें हम उसे साहस के साथ उसका सामना कर पाएंगे, ताकत के साथ उसका सामना कर पाएंगे डियर। ठीक है, तो आई होप ये दोहा हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे दुख हो या सुख हो, हमें अपने जो वर्किंग है, जो अपने काम है, उनको करने से पहले परमात्मा को या जिस पावर को, जिस ताकत को हम मानते हैं, उसको समर्पित करते हुए अपने काम को हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ, इसी दोहे के साथ हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं आज की फर्स्ट स्लाइड। बिल्कुल, तो डियर फर्स्ट इज बात करें, बिल्कुल जो भी न्यू व्यूअर हैं, कनेक्ट हो चुके हैं डियर। आज के सेशन में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। ठीक है डियर, तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज, इस सेशन में हम कैसे क्या क्या डिस्कस करते हैं डियर। टॉप 10 यानी 10 न्यूज का एक हम टारगेट लेकर चलते हैं अप्रॉक्स, है ना। कभी 11 न्यूज भी हो जाती है, 12 भी हो जाती है, कभी 9 और 8 भी रहती हैं। वो जिस तरह की न्यूज होती है, अगर बहुत ही लेंदी होती है तो हम न्यूज कम हो जाती हैं कुछ। तो ये टारगेट लेकर चलते हैं। जो भी न्यू व्यूअर हैं डियर, उनको मैं बता दूं, पहले हम लोग करंट न्यूज का डिस्कशन करते हैं, देन उसके बाद में हम लोग कुछ स्टैटिक जीके या करंट अफेयर फैक्ट्स, कंपाइल्ड फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। फिर हम एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू के बाद में हम लोग क्विज विनर को अनाउंस करते हैं और क्विज विनर के अनाउंसमेंट के बाद हम लोग टुडे क्विज क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा पूरा कंपाइल्ड सेशन रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है डियर, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी न्यूज की तरफ। चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं आज की फर्स्ट न्यूज हमें क्या कहने वाली है। दैट इज, फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर, बिल्कुल अगर हम बात करें, मेरी गांव मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरी धरोहर, ये लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। नई दिल्ली में कुतुब मीनार में मेरा गांव मेरी धरोहर का एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। डियर मैं आपके बता दूं, ये मेरा गांव मेरी धरोहर आखिर है क्या डियर। एक ये भारत के कल्चर को दिखाने के लिए, है ना, भारत के कल्चर को दिखाने के लिए। अगर हम बात करें भारत कहां निवास करता है, तो भारत गांव में निवास करता है। भारत देश की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? गांव होता है। अगर मैं भारत का डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट देखना है तो हम एक छोटे गांव का, गांव में विकास देख लें कि गांव तक कितना डेवलपमेंट पहुंच रहा है, तो हमें विकास का पता चल जाएगा। तो मेरा गांव मेरी धरोहर इसी के साथ ही लॉन्च किया गया है, जिसमें बिल्कुल सारे 27 स्टेट्स, है ना, जिसमें सारे स्टेट्स और सारे यूटीज को कनेक्ट करके एक कंपाइल्ड फॉर्म में, वर्चुअल फॉर्म में हम दिखाने की कोशिश करेंगे भारत के कल्चर को, भारत के विकास को, भारत के डेवलपमेंट को गांव से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे सभी विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न कल्चर्स के साथ। ठीक है,
तो डायरेक्टली हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है, आजादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं। अमित शाह लॉन्च्ड अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है पार्ट ऑफ अ मेरा गांव मेरी धरोहर एट कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली। ठीक है डियर, इसकी लॉन्चिंग न्यू दिल्ली में हुई है। लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई, अमित शाह जी के द्वारा की गई है ना, अमित शाह जी के द्वारा की गई है। मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर फिगर में भी लिखा हुआ है, लेट्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर का जो ब्यूटी है, एंड कंप्लीट द मैक्सिमम सर्वे ऑफ ऑल द विलेजेस अराउंड यू। मैक्सिमम ओवरऑल सर्वे किया जाएगा, गांव का दिखाया जाएगा कि भारत के गांव में क्या विशेषताएं हैं, क्या चीजें हैं, किस तरह से कल्चर और सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज हम चलें डियर, तो देखिए पॉइंट निकल कर आ रहा है भाई, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू कल्चरली मैप, एक मैप प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें 6.5 लाख विलेजेस, जो इंडिया में अगर हम बात करें 6.5 लाख विलेजेस का एक मैप तैयार होगा, जिसमें 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज का एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे हम आसानी के साथ उस चीज को देख सकें। गांव और मेरा गांव मेरी धरोहर का जो हमारा ये है, इसको हम क्या करें, इसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, कल्चरल मैप एक तैयार किया जाए, ओवरऑल इसका ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए तो डियर देखते हैं, कनेक्ट करते हैं भाई किसके द्वारा लॉन्चिंग की गई है। लॉन्चिंग हुई है अमित शाह जी के द्वारा की गई है, तो अमित शाह सबसे पहले तो इन्हीं का नाम हम लोग बिल्कुल कनेक्ट कर लेते हैं, है ना, और इसी के साथ हम लोग आगे कनेक्ट करते जाएंगे। जो भी पॉइंट आएंगे डियर, जो भी न्यू ईयर है डियर, हम इसी तरह से न्यूज को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, थ्योरी का पार्ट है और थ्योरी के पार्ट को हम लोग फिगर के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कनेक्ट करके, भाई देखिए मेरा मेन मोटिव क्या है, किसी भी न्यूज को आसान बनाना जिससे हम उसे समझ सकें, और इतना आसान बनाना और कनेक्ट करना सारे पॉइंट्स के साथ जिससे उसे हम आसानी से बहुत लॉन्ग पीरियड तक याद रख सकें, लंबे समय तक याद रख सकें और सारे पॉइंट को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो अमित शाह जी ने क्या किया है, लॉन्च किया है भाई, लॉन्च्ड कहां से लॉन्च किया भाई, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली से लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। और डियर जो लॉन्चिंग हुई है कैसे हुई है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हुई है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पार्ट ऑफ द यूनिक इनिशिएटिव, एक अपनी तरह का एक बिल्कुल अनूठा और यूनिक इनिशिएटिव है ये, मेरा गांव मेरी धरोहर। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही हमने इसको शुरू किया है, कुतुब मीनार न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये डियर बिल्कुल बोला गया है। तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए अमित शाह के द्वारा लॉन्चिंग की गई है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर की गई है, कहां हुआ, न्यू दिल्ली, कुतुब मीनार से इसको लॉन्च किया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर, ये ध्यान रखना है क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है भारत के कल्चर को दिखाना, भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करना, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी के साथ मिक्सअप करके एक कंपाइल्ड मैप बनाना, इंडिया के कल्चरल मैप बनाना, जिससे भारत की संस्कृति को एक प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा सके, समझा जा सके। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या बोल रहे हैं भाई, द मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड मेरा गांव मेरी धरोहर, MGMD है ना, MGMD शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, MGMD अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। नेशनल मिशन है ये कल्चरल मैपिंग का, नेशनल मिशन। ठीक है डियर, देखिए कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा, बहुत ही सिंपल है। नेशनल मिशन है किस चीज के लिए, कल्चरल मैपिंग के लिए। ठीक है, कल्चरल मैपिंग, कल्चरल मैपिंग इन कोऑर्डिनेशन विद द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA। भाई ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, IGNCA क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ठीक है डियर, चलिए तो नेशनल मिशन है कल्चरल मैपिंग के लिए, मेरा गांव मेरी धरोहर, अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, वर्चुअली लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है भारत के कल्चर को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ले जाकर दिखाना, रिप्रेजेंट करना, जो कि ठीक है। चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बात करें मेन ऑब्जेक्टिव डियर, वही पॉइंट आया, 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज और 7.5 लाख विलेजेस, जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 7.5 लाख विलेजेस, 6.5 लाख विलेजेस। ठीक है डियर, 6.5 लाख विलेजेस। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में यस कर दें,
फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करें अगर इतना क्लियर है आप सभी को। ठीक है डियर, देखिए और बहुत ज्यादा कोई डिटेलिंग में नहीं जाना, कुछ नहीं परेशान होना है, बस इतना ध्यान रखना है मेरा गांव मेरी धरोहर क्या है, एक इनिशिएटिव है, लिया गया है ना, आजादी के अमृत महोत्सव के टाइम पर, यानी आजादी के जब हम 75वां साल पूरे कर चुके हैं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज डियर बिल्कुल अपॉइंटमेंट से आ रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, तो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, डायरेक्टली जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को चीफ जस्टिस बनाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट का इनको क्या बनाया गया है, आपका चीफ जस्टिस बनाया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, सेंट्रल इशूड नोटिफिकेशन आ चुका है डियर, तो ये अपॉइंटमेंट से न्यूज निकल कर आई है, बिल्कुल अपॉइंटमेंट है। और डियर इससे पहले अगर हम बात करें तो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी जो हैं ये इससे पहले कहां पर थे भाई, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ चीफ, ये सेंट्रल इशूड नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में थे पहले, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। अब ये जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एज अपॉइंट किया गया है। आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। टू द पॉइंट है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय अपॉइंटमेंट हुआ है ना, बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट भाई, द सेंट्रल ऑल्सो इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर एलिवेशन ऑफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एज अ चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। भाई देखिए बात करें, केंद्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अधिसूचना भी जारी की। अब अगर हम बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गए हमारे देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन पहुंचा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी पहुंच गए हैं। तो इनकी जगह पर पहले कौन था, इनकी जगह पर डियर पहले थे आपके न्यायमूर्ति धीरज सिंह। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर कौन थे, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा डियर, है ना, बहुत ही सिंपल है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर जी थे, इनको कहां भेज दिया गया है, इनको अपॉइंट कर दिया गया, पदोन्नत कर दिया गया है ना, नोटिफिकेशन आ चुका है, इनको पदोन्नत कर दिया गया, इनको बना दिया गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, तो अब ये चीफ जस्टिस हो गए कहां के, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए हैं, आंध्र प्रदेश चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, पहले ये कहां थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट से ये कहां चले गए, ये आपके आ गए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। जब ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आ गए तो बॉम्बे हाई कोर्ट पे कौन आया, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी आ गए। ठीक है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, बिल्कुल जैसे अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ना डियर। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय कहां से आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए। तो आई होप सारे पॉइंट आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। दो यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है, एक है देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी बॉम्बे हाई कोर्ट में अपॉइंट हो गए, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपॉइंट हो गए कौन, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। और ये कहां थे, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, देवेंद्र कुमार उपाध्याय कहां थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। क्लियर है इतनी बात सभी को, आई होप बहुत ही सिंपल है, क्लियर होगा डियर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट चलें तो डियर, नेक्स्ट देखिए एक और चीज आ रही है, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या भाई, देखिए बहुत ही सिंपल है, यहीं पर आप समझ लीजिए। अमृत भारत स्टेशन योजना में क्या बोला गया है, जो भी हमारे छोटे और मध्यम स्टेशंस हैं है ना, उनका सुंदरीकरण किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनको इंडियन कल्चर के द्वारा दिखाया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, उनका जीर्णोद्धार किया जाए, है ना। तो उनका इसके लिए यहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है, 1309 यानी 1309 रेलवे स्टेशनों की पहचान कर ली गई है, और उनको विकास करने के लिए, उनको फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, उनके सुंदरीकरण के लिए फाइनली क्या किया गया है, 1309 रेलवे स्टेशनों की पहचान कर ली गई है, अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रखेंगे डियर।
देखिए क्या लिखा हुआ है, 1309 रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम फॉर देयर डेवलपमेंट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1309 रेलवे स्टेशनों की पहचान उनके विकास के लिए की गई है। छोटे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और उनका आधुनिकीकरण किए जाने पर ध्यान दिया जाएगा। तो आपको केवल नाम ध्यान रखना है, अमृत भारत स्टेशन योजना। चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट डेज हम चलें तो भाई कैसे कनेक्ट करेंगे, अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द, इसे लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन एंड इंडियन रेलवेज, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन ऑन इंडियन रेलवेज, ऑन इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज। दिस स्कीम इन्वेस्टिस डेवलप्ड ऑफ द स्टेशंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस विद अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ इसको लेकर चला गया है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम की बात हो रही है, आपको मैंने बताया ही कि क्या मोटिव है इसको लेकर आने का, है ना। तो यह योजना बिल्कुल कैसे लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ काम करेगी, लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ काम करेगी, लॉन्ग टर्म अप्रोच, ठीक है। एज अ इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल में या कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं आ रहे जो डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बने। एज अ इंफॉर्मेशन है, बस हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे कोई पॉइंट या कुछ निकल कर आएगा तो बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें कितने स्टेशन अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं वो नंबर ध्यान रखना है, 1309, 1309, ठीक है। बिल्कुल फिगर आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। जो भी न्यू ईयर एडियर वो समझ पा रहे होंगे। हम लोग इसी तरह से फिगर के पार्ट पे आप अपनी कॉपी नोटबुक में ये पॉइंट सारे नोट करते हुए, ऐड करते हुए चलेंगे। थ्योरी का पार्ट आपको सेशन एंड अप होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट हम बात करें तो बिल्कुल डियर, अगर हम बात करें एक अभी हाल ही में आपका स्मारक है, राष्ट्रीय शहीद स्मारक है ना, जिसको क्या किया गया है, जिसका इनावरण किया गया है, ठीक है, जिसका अनावरण किया गया है। तो ये जो है ये स्मारक कहां पर है, क्या इससे रिलेटेड पॉइंट और फैक्ट्स होने वाले हैं, बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे। जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में, जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण किया गया है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे, डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए जगजीवन आरपीएफ अकादमी कहां पर, लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक है ना। नेशनल मार्चर्स मेमोरियल है, इसको अनवेल किया गया है ना, इसको अनवेल किया गया है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, जगजीवन आरपीएफ अकादमी। चलिए देखते हैं किस तरह से पॉइंट्स होने वाले हैं। जगजीवन आरपीएफ वन सेकेंड इज, देखिए यहां पर हमने क्या देखा, जगजीवन आरपीएफ अकादमी है, ठीक है, जगजीवन आरपीएफ एकेडमी है जो कि लखनऊ में है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो डियर ये नेशनल म्यूजियम है, नेशनल मार्चर्स मेमोरियल है, ठीक है, नेशनल मार्टर्स मेमोरियल, ठीक है। इसे कहां पर, लखनऊ में अनवेल किया गया है, इसका अनावरण किया गया है हाल ही में, ठीक है। नेशनल म्यूजियम फॉर रेलवे सिक्योरिटी एट जगजीवन आरपीएफ एकेडमी लखनऊ वाज अनवेल्ड श्री संजय चंदर, ठीक है, श्री संजय चंदर जी के द्वारा इसको अनवेल किया गया है। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल, आरपीएफ डीजी जो हैं उनके द्वारा इसे अनवेल किया गया है, श्री संजय चंदर। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के द्वारा इसका अनवेल किया गया है,
ठीक है, अनवेल किसका किया है? जगजीवन आरपीएफ एकेडमी का। कहां पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। किसने किया है? आरपीएफ डीजी हैं श्री संजय चंद्र जी का द्वारा किया गया है। नेशनल मार्चर्स मेमोरियल है, नेशनल मार्चर्स मेमोरियल है। ठीक है, तो जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किया गया है। और ये रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं श्री संजय चंद्र के द्वारा किया गया है, संजय चंद्र के द्वारा किया गया। ठीक है डियर, आई होप सारे पॉइंट आप क्लियर कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे इतना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, यह शहीद स्मारक एज अ इंफॉर्मेशन डियर कितना वर्ग मीटर है भाई? अगर हम बात करें 4800 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, 4800 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस स्मारक में 1957 से अब तक, 1957 से अब तक टिल नाउ 1014 जो कि 1014 ये जो नंबर है ये डियर शहीदों का नंबर है, मार्टर्ड आरपीएफ पर्सोनल, आरपीएफ पर्सोनल। ठीक है डियर, यहां पर कर्मियों के नाम अंकित किए गए हैं और आरपीएफ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है डियर। बिल्कुल हम और आप भी उन्हें बिल्कुल नमन करते हैं। तो ये जो है ये आपको नाम याद रखना है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अभी बताइए हाल ही में जगजीवन आरपीएफ एकेडमी का कहां पर अनावरण किया गया है? लखनऊ में किया गया है। क्या है? एक शहीद स्मारक है, नेशनल मार्चर्स मेमोरियल है ना। और इसका जो अनवेल किया है किसने किया है? आरपीएफ के डीजी श्री संजय चंद्र जी ने किया है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले। तो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, द मोटो ऑफ दिस म्यूजियम, इसका मोटो क्या है? इस संग्रहालय का आदर्श वाक्य है ज्ञान वर्धनाय च संरक्षणाय, ज्ञान वर्धनाय च संरक्षणाय। ठीक है, ज्ञान वर्धनाय च संरक्षणाय इसका आदर्श वाक्य है जो आरपीएफ को ज्ञान को बढ़ावा देने और विरासत को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रेरित करता है। एज अ इंफॉर्मेशन एडियर ज्ञान वर्धनाय च संरक्षणाय, ज्ञान वर्धनाय च संरक्षणाय। ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल। ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और विरासत को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रेरित करता है। जगजीवन क्या है? जगजीवन आपका दैट इज जगजीवन आरपीएफ एकेडमी, जगजीवन आरपीएफ एकेडमी। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट आ जाए डियर, तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट आ रहा है और यहां पर अपॉइंटमेंट देखिए आप देख ही पा रहे हैं, एशियन पेंट्स की बात हो रही है। तो एशियन पेंट्स ने अपॉइंट किया है अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड के एमजी आपके हैं आर शेषाशाही, आर शेषाशाही। एशियन पेंट्स ने अशोक लेलैंड के पूर्व एमडी, यानी अशोक लेलैंड के ये पूर्व एमडी हैं आर शेषाशाही को चेयरमैन नियुक्त किया है। एज अ चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आर शेषाशाही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इनका नेम इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर शेषाशाही। न्यूज किससे आ रही है भाई? अपॉइंटमेंट से आ रही है। तो अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट कहां पर हुआ है? एशियन पेंट्स में हुआ है, एशियन एशियन पेंट्स एज अ चेयरमैन, एज अ चेयरमैन। ठीक है, आर शेषाशाही। एशियन पेंट्स ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने 1 अक्टूबर 2023 से बोर्ड और कंपनी के अध्यक्ष के रूप में आर शेषाशाही की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 22 जनवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। और आर शेषाशाही की बात करें तो ये कहां से आ रहे हैं भाई? इनका पहले ये कहां पर थे? तो ये पहले थे अशोक लेलैंड में एज अ एमडी के रूप में ये कार्यरत थे। ठीक है, अशोका लेलैंड के ये एज अ एमडी थे, अशोका लेलैंड में ये एज अ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे। यहां पर इनको चेयरमैन बनाया गया है एशियन पेंट्स का। डायरेक्टली इनका नाम ध्यान रखना है ना। एशियन पेंट्स ने एज अ चेयरमैन इनको अपॉइंट किया है। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। शेषाशाही दीपक, इन्होंने शेषाशाही जी ने किसको रिप्लेस किया है डियर? है ना, तो रिप्लेस किया है दीपक सातवालेकर, दीपक सातवालेकर को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। आर शेषाशाही जो है इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो रिप्लेस किया है दीपक सातवालेकर को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। ये भी पॉइंट, इनका भी नाम आप यहीं पर कनेक्ट कर सकते हो। एज अ रिप्लेस किसे किया है? तो रिप्लेस
दीपक सातवालेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज चले, नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, बिल्कुल देखिए नेक्स्ट न्यूज पर आ गए हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भायखला रेलवे स्टेशन को, भायखला रेलवे स्टेशन एरिया, इस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला है। बिल्कुल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, आप सभी जानते हैं, तो यूनेस्को अवार्ड फॉर हेरिटेज रेस्टोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए जो हमारा एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है भायखला रेलवे स्टेशन, भायखला रेलवे स्टेशन को, भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को अवार्ड मिला है हेरिटेज रेस्टोरेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सीधा सा आपका नेम आ जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन, भायखला रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसको यूनेस्को के द्वारा इसको हेरिटेज रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन के लिए, हेरिटेज रेस्टोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन भी बोल सकते हैं, है ना, हेरिटेज रेस्टोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला है, ठीक है। एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है, एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है डियर। सारे पॉइंट आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। देखिए अब मैं बता देता हूं आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला भाई भायखला रेलवे स्टेशन, भायखला रेलवे स्टेशन है, ठीक है। एशिया पैसिफिक अवार्ड इनको मिला है, किसके द्वारा, यूनेस्को हेरिटेज रेस्टोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए अवार्ड इनको दिया गया है। डियर अगर हम भायखला रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये कितने वर्ष पुराना है, 169 ईयर ओल्ड है, 169 ईयर ओल्ड है। ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकता है कितने ईयर ओल्ड है, तो 169 ईयर ओल्ड है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। द रेलवे स्टेशन ऑन द सेंट्रल लाइन ऑफ द मुंबई सब अर्बन रेलवे। डियर अगर हम बात करें यह रेलवे स्टेशन जो है ये मुंबई सब अर्बन रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। मुंबई सब अर्बन रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है। द रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट बिगेन जुलाई 2019 एमिंग टू ब्रिंग द बैक द स्टेशंस ओरिजिनल आर्किटेक्चरल ग्लोरी। यह पुनर्स्थापना परियोजना जुलाई 2019 में शुरू हुई जिसका लक्ष्य स्टेशन की पूरी मूल वास्तुकला की महिमा को वापस लाना है, ठीक है डियर। चलिए तो बिल्कुल आपके सारे पॉइंट टू द पॉइंट है, यहां पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगे या क्लियर ना हो। आई होप इतना बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। भायखला रेलवे स्टेशन है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, देखिए इंडिया एआई और मेटा की बात हो रही है ना। आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं इंडिया एआई और मेटा इन दोनों ने क्या किया, एक एमओयू साइन किया है डियर। ये एमओयू क्यों साइन किया गया है, अगर हम बात करें इंडिया में फोस्टर एडवांसमेंट लाने के लिए, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए, इसको विलेज एरियाज तक पहुंचाने के लिए और इसको पूरी तरीके से मजबूती से इंडिया में क्या करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया एआई और मेटा इंडिया ने एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो डायरेक्टली आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, इंडिया एआई एंड मेटा ने एक साइन किया है एमओयू, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा भाई इंडिया एआई ने मेटा के साथ एक एमओयू साइन किया है। और एमओयू क्यों साइन किया है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए, है ना। इन ऑर्डर टू फोस्टर कोलैबोरेशन ऑफ द फील्ड ऑफ एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंडिया एआई एंड आईबीडी अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड मेटा, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड मेटा इंडिया हैव साइंड एन एमओयू हियर ऑन 26 जुलाई। ये जो एमओयू साइन अप किया गया ये 26 जुलाई को एमओयू साइन हुआ है, 26 ऑफ जुलाई को ये एमओयू साइन हुआ है। डेट आपको ध्यान नहीं रखनी, लेकिन हाँ इंडिया एआई ने मेटा के साथ एक एमओयू साइन अप किया है। क्यों,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, गांव तक, विलेज एरियाज तक एंड अदर, भारत में इसको मजबूत करने के लिए, आने वाली वैश्विक जरूरतों को देखते हुए इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं द एमओयू वाज साइंड एंड श्री अभिषेक सिंह सीईओ ऑफ इंडिया एआई। इंडिया एआई की अगर सीईओ की बात करें तो अभिषेक सिंह इनका नेम निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो अभिषेक सिंह इनका नाम यहीं पर आप क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। अभिषेक सिंह इंडिया एआई सीईओ, अभिषेक सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अभिषेक सिंह एंड श्री शिवनाथ ठुकराल, श्री शिवनाथ ठुकराल जो सार्वजनिक नीति प्रमुख हैं किसके, मेटा के निदेशक हैं, मेटा के निदेशक हैं, मेटा के निदेशक है ना, मेटा के डायरेक्टर हैं, हेड हैं शिवनाथ ठुकराल। ठीक है, तो इनका भी नाम याद कर लेंगे। इन्हीं दोनों लोगों ने इस पर क्या किया है, एमओयू पे साइन किया है, शिवनाथ ठुकराल। तो बिल्कुल इनका भी नाम हम यहां पर ऐड करेंगे डियर, श्री शिवनाथ ठुकराल, श्री शिवनाथ ठुकराल। ठीक है, इनके द्वारा और इंडिया एआई अभिषेक सिंह जी के द्वारा एक एमओयू साइन अप किया गया है। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, सेम वही पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल यूएई की बात हो रही है डियर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। यूएई ने क्या हुआ है अभी हाल ही में, फॉरेन ट्रेड है ना, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, डब्ल्यूटीओ ने 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के लिए, 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए डॉक्टर थानी अल ज़ायदी, डॉक्टर थानी अल ज़ायदी को क्या चुना है, अध्यक्ष चुना है। इनको चेयरशिप दे दी गई है, चेयरमैनशिप दे दी गई है। यूएई के विदेश व्यापार मंत्री हैं, यूएई के विदेश व्यापार मंत्री हैं डॉक्टर थानी अल ज़ायदी। ठीक है, डॉक्टर थानी अल ज़ायदी को डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का लिए अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है डियर, तो अध्यक्ष इनको क्या किया गया है, चुना गया है। यूएई आपके विदेश व्यापार मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो चलिए कनेक्ट करेंगे भाई, यूएई मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनका नेम क्या निकल कर आ रहा है, इनका नेम निकल कर आ रहा है भाई डॉक्टर थानी अल ज़ायदी, डॉक्टर थानी अल ज़ायदी। डॉक्टर थानी अल ज़ायदी को एज अ चेयर किया गया है, एज अ चेयरमैन बनाया गया है, चेयर किया गया है। ठीक है, जो 30th मिनिस्ट्रियल, जो 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी है, 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है उसके लिए चेयर किया गया है किसको, डॉक्टर थानी अल ज़ायदी को, डॉक्टर थानी अल ज़ायदी को। ठीक है, डॉक्टर थानी अल ज़ायदी को किया गया है। और ये कॉन्फ्रेंस जो होनी है डियर, ये फेब 2024 में होगी, फेब 2024 में होगी, फेब 2024 में होगी। ठीक है, और कहां पर आयोजित की जाएगी, अबू धाबी में। ठीक है, कहां पर आयोजित होगी, अबू धाबी में। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए कितने सारे पॉइंट आए भाई। यूएई मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं डॉक्टर थानी अल ज़ायदी, इनको क्या बनाया गया है, चेयर बनाया गया है, चेयर करेंगे ये 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को चेयर करेंगे जो कि फेब 2024 में होनी है। और ये कहां होगी, अबू धाबी में होगी। ठीक है, अबू धाबी में होगी। और डब्ल्यूटीओ की है ना, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर थानी अल ज़ायदी, जो कि यूएई के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड है, यूएई के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। इतना क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करें, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करें, इतना क्लियर है तो। आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना डियर, फटाफट से यस करें। ओके, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए चलते हैं, इसी के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ और पॉइंट बोल रहे हैं क्या भाई, देखिए द अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द डब्ल्यूटीओ जनरल काउंसिल इन जेनेवा, बिल्कुल, वेयर द डॉक्टर अल ज़ायदी मीट विद द डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो इवेला। भाई डब्ल्यूटीओ के जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं उनके द्वारा ये क्या किया गया है, ये आपका घोषणा की गई है, अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल जो डीजी हैं आपके, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर भैया कहाँ है, फटाफट से बताएंगे, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं, है ना।
चलिए फटाफट से बताएंगे। तो डियर डीजी का नाम बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, नगोजी ओकेंजो इवेला, नगोजी ओकेंजो इवेला। ठीक है, नगोजी ओकेंजो इवेला। ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? WTO के डीजी नगोजी ओकेंजो इवेला के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है। ठीक है डियर, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैनशिप, इनको दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डियर, कॉन्फ्रेंस विल बी अटेंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 164 कंट्रीज, यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे डियर 164 कंट्रीज, 164 कंट्रीज एंड कस्टम ब्लॉक्स दैट मेक अप द WTO। ठीक है, WTO को बनाने वाले 164 देश और सीमा शुल्क ब्लॉकों के प्रतिनिधि भाग भी लेंगे। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट डियर बिल्कुल न्यूज आ रही है, फर्स्ट एवर भाई, फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट बना है, इशू किया गया है कहां पर? राजस्थान में। तो अपनी तरह का ये पहला है, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, तो डियर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने वाला फर्स्ट राज्य, फर्स्ट एवर राज्य है ना, फर्स्ट राज्य है, फर्स्ट एवर राजस्थान, राजस्थान। और डियर जिनको ये दिया गया है, नूर शेखावत, राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई हैं, नूर शेखावत पहली व्यक्ति बन गई हैं जिनको ये मिला है। नूर शेखावत है ना, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन है जिनको ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया है, और ये राज्य बना है फर्स्ट इज राजस्थान। नूर शेखावत राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई जिन्हें ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज लिंग के साथ जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है डियर, नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो कुछ और पॉइंट्स। ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट हर जेंडर वाज मार्क्ड एज मेल, पहला जो बर्थ सर्टिफिकेट इनके पास था उसमें ये एज अ मेल कंसीडर की गई थी। शेखावत वाज हैंडेड हर न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बाय म्यूनिसिपल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना। यहां पर अगर हम बात करें डियर, नगर निगम और राज्य सरकार के अधिकारियों ने शेखावत को उनका जन्म प्रमाण पत्र सौंपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करें, सी रन द एनजीओ, ये एक एनजीओ भी रन करती हैं, ये एक एनजीओ रन करती है नूर शेखावत, एनजीओ फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के लिए ये एक एनजीओ रन करते हैं, एंड ऑल्सो वांट्स टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, और ये अपने ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट करना चाहती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ यार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बात करें तो इंडियन जैवलिन थ्रोवर बैग्ड अ गोल्ड मेडल एट लेबनान एथलेटिक्स 2023। अगर हम बात करें, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ियों ने लेबनान एथलेटिक्स 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पर्सन आ रहे हैं, बिल्कुल हम उनका नाम बिल्कुल देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। भारत की अन्नू रानी और किशोर जेना ने बेरूत में लेबनान की एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिला और पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर हम बात करें मेल या फीमेल दोनों में ही इन्होंने क्या किया है, आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो हम बात करें फीमेल में तो अन्नू रानी आ जाएंगी, अन्नू रानी, और मेल में बात करें तो किशोर जेना, किशोर जेना। तो ये गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया है, गोल्ड मेडल विन किया है। ठीक है, गोल्ड मेडल विन किया है। और डियर हम बात करें तो लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, लेबनान एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में, है ना, जो कि ये बेरूत में खेली जा रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत भी है, बेरूत, है ना। बेरूत में इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल विन किए हैं, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल विन किए हैं। अनुरानी की बात करें तो भाई ये वुमेन्स हो गई, वुमेन्स जेवलिन थ्रोवर, और ये मेंस। ठीक है,
तो बिल्कुल इन दोनों का ही नाम ध्यान रखेंगे, अन्नू रानी और किशोर जैना का। लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है 2023 की, और ये लेबनान यानी लेबनान की राजधानी बेरूत में खेला गया। जेवलिन थ्रोवर गोल्ड मेडल दोनों ने ही विन किया है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा डियर। तो डियर ये थी हमारी आज की न्यूज, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने कंपाइल्ड फैक्ट की तरफ, करंट अफेयर्स की तरफ। आई होप आपने न्यूज को बिल्कुल एंजॉय किया होगा। अगर आपने न्यूज को एंजॉय किया डियर तो फटाफट से सेशन को क्या कर दे, लाइक कर दे, फटाफट से सेशन को लाइक कर दे, और बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ आपने शेयर कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से अगेन फिर से एक बार शेयर कर दे। अगर अभी तक नहीं किया है तो शेयर कर दे, ठीक है डियर। जो भी न्यूज है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखी। अच्छा चलिए एक बार देख लेते हैं कि न्यूज आज क्या क्या थी। एक बार हम लोग बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो बिल्कुल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें डियर फर्स्ट न्यूज की, क्योंकि आज जो न्यूज थी वो ऐसे बहुत ज्यादा टू द पॉइंट नहीं थी। अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट न्यूज आई हमारी, अमित शाह ने नई दिल्ली में कुतुब मीनार में मेरा गांव मेरी धरोहर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्या किया है, लॉन्च किया है, जैसे सारे स्टेट्स और यूटीज को एक कल्चरल इफेक्ट के साथ फाइनली क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, कल्चर को दिखाया जा सके, ठीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर। सेकंड जो न्यूज थी हमारी वो निकल कर आई थी डियर अपॉइंटमेंट से थी, और यहां पर अपॉइंटमेंट था बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी का, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए थे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में इससे पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी ने। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी ने किसको रिप्लेस किया, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर जी को रिप्लेस किया। ये अब कहां पहुंच गए, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंच गए। कौन, जस्टिस धीरेन्द्र सिंह ठाकुर। ये बॉम्बे हाई कोर्ट से आंध्र प्रदेश पहुंच गए, और ये इलाहाबाद से देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी पहुंच गए धीरज सिंह ठाकुर जी की जगह, ठीक है। चलिए अमृत भारत स्टेशन योजना ये लॉन्च की गई यार, ये छोटे और मध्यम स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के लिए, है ना, उनको कल्चरल को दिखाने के लिए, भारत के विरासतों को दिखाने के लिए फाइनली इसको क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा। 1309 रेलवे स्टेशनों की पहचान भी यहां पर कर ली गई है। नेक्स्ट इज डियर, एक हमने देखा कि भाई ये बिल्कुल आपका नेशनल मैचर्स मेमोरियल का अनवेल किया गया है, और ये बिल्कुल अनवेल हुआ जगजीवन आरपीएफ अकादमी के नाम से, लखनऊ में ये अनवेल किया गया है। शहीद स्मारक है ना। इसका अनावरण किसने किया है, आरपीएफ के डीजी श्री संजय चंद्र जी ने किया है। ये न्यूज थी हम लोगों की। फिर नेक्स्ट इज अगर हम आए तो एशियन पेंट्स में अपॉइंटमेंट हुआ किसका, यहां पर हुआ, और सेससाई को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ये पहले अशोका लेलैंड में एज अ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर वर्किंग में थे। नेक्स्ट इज हम बात करें तो भायखला रेलवे स्टेशन की बात की हमने। इसको यूनेस्को की हेरिटेज रेस्टोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए इसे क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया। और ये जो अवार्ड है ये एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। 116 ईयर ओल्ड है डियर ये, ठीक है। इसके बाद इंडिया एआई और मेटा का क्या हुआ, एक एमओयू साइन अप हुआ है। सीईओ अभिषेक सिंह, इंडिया एआई के सीईओ अभिषेक सिंह जी ने, और यहां पर हम बात करें मेटा को जो देख रहे हैं श्री शिवनाथ ठकुराल जी ने इनको साइन अप किया है, ठीक है। फिर हमने यूएई में जो चेयरमैनशिप करेंगे वो कौन करेंगे, डॉक्टर थानी अल जायदी करेंगे। ये यूएई के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर हैं, है ना। ये हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। 30th जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होगी उसके लिए WTO की, और ये कॉन्फ्रेंस कब होनी है, फेब 2024 में होनी है। और कहां होनी है, अबू धाबी में होनी है। इतना पॉइंट क्लियर है आप सभी को, फटाफट से, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट इज WTO के डीजी नगोए ओकोंजो इवेला जी ने ये इनका अपॉइंटमेंट जो है वो अनाउंस किया। नेक्स्ट इज बात करें तो राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र मिला है, किसको मिला है, नूर शेखावत को मिला है ना। नूर शेखावत को फर्स्ट एवर पहला राज्य बना है जिसने ट्रांसजेंडर के बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल दैट। और यहां पर फिर भारतीय जेवलिन थ्रोवर को हमने देखा, अनु रानी और किशोर जैना जी की बात आई। किशोर जैना जी की, इन दोनों ने ही क्या किया है, आपका गोल्ड मेडल विन किया है लेबनान एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में। और अनु रानी वुमेन्स जेवलिन थ्रोवर है, और किशोर जैना मेंस जेवलिन थ्रोवर है। दोनों ने गोल्ड मेडल विन किया है, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हम लोग बिल्कुल कंपाइल्ड फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कंपाइल्ड फैक्ट में आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कंपाइल्ड फैक्ट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियाज गवर्नमेंट टारगेट। बहुत सारे गवर्नमेंट के टारगेट होते हैं। ये डायरेक्टली क्या होता है कि एग्जाम में हमारे डायरेक्टली पूछ देते हैं, बताइए गवर्नमेंट के टारगेट्स डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। गवर्नमेंट जो भी अपने अचीवमेंट्स आगे के लिए डिसाइड करती है कि भाई 2000, जैसे पहले ध्यान होगा आप सभी को 2022 तक सभी के पास अपना घर हो, 2025 में भारत टीबी मुक्त हो जाए, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे टारगेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो टारगेट डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं। तो ये हमें पता होने चाहिए। तो आज हम सारे के सारे जो प्रेजेंट टाइम टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला आ रहा है भाई 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट्स बाय 2023। भाई बोला गया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा ब्रॉड गेज रूट्स बाय 2023 तक। कनेक्टिंग ऑल स्टेट्स कैपिटल को नॉर्थ ईस्ट के साथ रेल नेटवर्क के साथ क्या कर दिया जाए,
कनेक्ट कर दिया जाए। कब तक? 2023 तक ऐसा बोला गया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बोला गया, तो ब्रॉड गेज रूट्स के लिए कब तक? 2023 तक। थर्ड पॉइंट पे आए तो अचीविंग सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बने फर्टिलाइजर सेक्टर में, कब तक? 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है ये 2023 में कंप्लीट हो जाए, ये टारगेट है। जीरो डीजल यूज एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर बाय 2024, 2024 तक बोला गया कि जीरो डीजल यूज करें और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ हम किसको? एग्रीकल्चर को लेकर जाएं, ये 2024 तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है डियर, तो चलिए ये 5 पॉइंट्स हो गए हमारे, देखते हैं कुछ और आगे पॉइंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो डियर, लॉन्चिंग डिजिटल रेडियो, भाई डिजिटल रेडियो लॉन्च किया जाए। वाटर सप्लाई इन एवरी हाउस होल्ड बाय 2024, 2024 तक वाटर सप्लाई एवरी हाउस होल्ड तक हो, प्रत्येक घर तक पानी पहुंचे, वाटर सप्लाई पहुंचे, है ना। लॉन्चिंग डिजिटल रेडियो लॉन्च किया जाए। बिल्डिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, भाई 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने 2024-25 में, 2024-25 तक भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का भी टारगेट है। अचीविंग 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, और इसमें से 1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी हो 2025 तक। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी हो ऑल विलेजेस तक, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी हो ऑल विलेजेस तक, कब तक? 2025 तक, ये भी टारगेट है। मेकिंग इंडिया टीबी फ्री, जैसे अभी एज एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो इंडिया को टीबी फ्री करना है, कब तक? 2025 तक, ये भी गवर्नमेंट का टारगेट है। ठीक है, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, सीसेट्स के एग्जाम्स हो, यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स हो, डायरेक्टली ये टारगेट आपके पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ये टारगेट याद होने चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, भाई बताइए टीबी फ्री करने का टारगेट किस ईयर तक है? 2025 तक है। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी ऑल विलेजेस तक करने के लिए कब तक है? 2025 तक है। 1 ट्रिलियन या डिजिटल इकोनॉमी 2025 तक कितने ट्रिलियन डॉलर करने की टारगेट है? 1 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कब तक बोला गया है? 2024-25 तक। एवरी हाउस होल्ड तक वाटर सप्लाई पहुंचे, कब तक? 2024 तक। समझ पा रहे हो डियर? अंडर जल जीवन मिशन में बताएं तो इस बार बजट में टारगेट कितना रखा गया है? 70,000 करोड़। पिछले साल कितना था? 60,000 करोड़। बजट में हम लोग बिल्कुल डिस्कस किया था, बजट वाले फैक्ट जब लेकर आए थे आपके स्टैटिक फैक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। मिक्सिंग 20% एथेनॉल इन पेट्रोल बाय 2025, अभी बिल्कुल हमने न्यूज में डिस्कस किया था आपका 2 दिन पहले, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं? ऑब्टेनिंग 100 मिलियन मेट्रिक टन of coal gasification and 500 gigawatts of renewable energy by 2023, 2030 तक भैया बोला गया है 100 मिलियन मेट्रिक टन of coal gasification and 500 gigawatt of renewable energy, कब तक? 2030 तक आपका गैसिफिकेशन किया जाए। नेक्स्ट इज अचीविंग 280 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, 280 गीगावाट की सोलर एनर्जी हम जनरेट करें। रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, जिससे कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके, सीएफसी का उत्सर्जन कम किया जा सके, क्योंकि आप सभी को पता है डियर, सीएफसी का उत्सर्जन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर डिपिक्ट होती है, और जैसे ही ओजोन लेयर डिपिक्ट होती है तो अल्ट्रावायलेट रेस सन की सीधे अर्थ पर आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेस सीधे अर्थ पर आने का मतलब है ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का क्या इफेक्ट होता है? सी लेवल का बढ़ जाना। सी लेवल के बढ़ जाने से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज से क्या क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। बेमौसम बरसात, जब होनी चाहिए ठंड तो होती है समर, जब होनी चाहिए समर तो होती है विंटर। तो ये मौसम में जो अनियमितताएं आती हैं इससे हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है, और जब एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है तो इकोनॉमी पर इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा एनवायरनमेंट हमें क्यों प्रोटेक्ट करके रखना है, और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक संस्था है जिसे हम जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे टाइम टू टाइम पेनाल्टी लगाती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं एचआईवी और एड्स को हम 2030 तक क्या कर दें? पूरी तरीके से खत्म कर दें, एंड कर दें। नेक्स्ट टारगेट है इंडियन रेलवेज अचीविंग नेट जीरो कार्बन इमिशन। भैया इंडियन रेलवे जो हमारी है नेट जीरो कार्बन इमिशन कर दे, ग्रीन रेलवेज हो जाए बाय 2030 तक। 2030 तक हम ग्रीन रेलवे लेकर आ जाएं, यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन हो जाए रेलवे से। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है डियर, कंपाइल्ड फैक्ट को लेकर आने में बिल्कुल डियर मेहनत लगती है, प्रयास लगता है, तो आपको यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। फटाफट से सेशन को लाइक करते चलिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। 2 ही चीजें आपको बोली है मैंने, 2 काम करने हैं आपको, इसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट निकल कर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट डियर लास्ट पॉइंट होगा मे बी ये
टारगेटिंग 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द टोटल व्हीकल फ्लीट बाय 2030। 2030 तक हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। टोटल व्हीकल का कितना? 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें 2030 तक, टीबी को 2025 तक। रिड्यूसिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC यूजेस 80% बाय 2047। ठीक है, 2047 तक भाई ये बोला गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC यूजेस जो है ये 80% हो जाए। मेकिंग इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट, जो मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट हो जाए 2047 तक। अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी, आत्मनिर्भरता इन शिप बिल्डिंग के लिए आत्मनिर्भरता जो है वो 2047 तक हो जाए। जीरो कार्बन इमिशन इन मुंबई सिटी बाय 2050, भाई जीरो कार्बन इमिशन हो जाए 2050 तक, मुंबई सिटी के लिए बोला गया है। आई होप बिल्कुल इतने पॉइंट आपको क्लियर होते चल रहे होंगे। ये डियर ऐसे पॉइंट है जो आपको कहीं ना कहीं अपनी फाइल में क्या कर लेने हैं, प्रिपेयर करके लिख लेने हैं, और इनको बाद में आपको क्या करता जाना है, टाइम टू टाइम आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें डियर, तो नेक्स्ट हमारे लिए बिल्कुल तो ये कंपाइल्ड फैक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं फटाफट से आज हमारे लिए क्वेश्चन आंसर्स क्या हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप सभी मार्क्स काउंट करते चलेंगे और बिल्कुल आंसर करते चलेंगे, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप अपने मार्क्स को बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस एनी अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, प्रोफेसर पी प्रदीप, प्रोफेसर थारुल प्रदीप, प्रोफेसर एस प्रदीप। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर करते जाएंगे डियर। ठीक है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आज का हो जाएगा प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम द वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर टी प्रदीप। प्रोफेसर टी प्रदीप द्वारा विकसित जल शोधन प्रौद्योगिकी से भारत में कितने लोग लाभान्वित होंगे? यार बिल्कुल ये बात की गई थी, हम लोगों ने डिटेल में इसको डिस्कस किया था न्यूज को। 1.3 थाउजेंड पीपल, 13,000 पीपल, 130,000 पीपल, या फिर 1.3 मिलियन पीपल। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चले आंसर की तरफ देखें, यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.3 मिलियन पीपल, 1.3 मिलियन पीपल। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग विच मंथ डज द भानुला फेस्टिवल यूजुअली टेक प्लेस? भानुला उत्सव आमतौर पर किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं डियर आपके, बिल्कुल जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून, या फिर जुलाई अगस्त। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। देखते हैं क्या आंसर होने वाला है, तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा जुलाई एंड अगस्त। ओ दैट इज बाय डिफॉल्ट हुआ है डियर। हम लोग किस क्वेश्चन पे थे आपके? ये क्वेश्चन हो गया था फर्स्ट इज 1.3 मिलियन पीपल, ये भी क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट इज इस क्वेश्चन पे थे बोनालू उत्सव आमतौर पर किस महीने में मनाया जाता है डियर। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट ना था, चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023? आईसीसी विश्व कप 2023 में कितनी टीमें भाग लेंगी? 8 टीम्स, 10 टीम्स, 8, 10, 12, 16। फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। चले डियर आंसर की तरफ देखें, यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे। तो डियर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 10 टीम, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, 10 टीम्स। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट इज, which organization is responsible for implementing the
सशक्त महिला ऋण योजना इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है डियर? तो यहां पर बैंकों के नाम दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहल है, या फिर आपके हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की पहल है। तो बिल्कुल देखना है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप आंसर करेंगे तो डियर चले राइट आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट इज विच स्टेट इन इंडिया विल गेट द कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट? भारत के किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो डियर चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स द नॉर्थ चैनल वन ऑफ द टफेस्ट ओशियन 7 स्विम्स? क्या चीज उत्तरी चैनल को, नॉर्थ चैनल जो है डियर, सबसे कठिन महासागर की 7 तैराकों में से एक बनाती है? तो ऑप्शन है आपके इट वार्म्स वाटर, इट्स वार्म वाटर टेम्परेचर, ऑप्शन बी है आपका द प्रेजेंस ऑफ डेंजरस शार्क्स, ऑप्शन सी है द चिलिंग टेम्परेचर प्रेजेंस ऑफ डेंजरस जेलीफिश एंड कंप्लीटिंग टाइड्स एंड करेंट्स, ऑप्शन डी है आपका द काम एंड पीसफुल वाटर्स। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे डियर, यहां पर क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए आंसर की तरफ, राइट इज द चिलिंग टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ डेंजरस जेलीफिश एंड कंपीटिंग टाइड्स एंड करंट्स। ठीक है डियर, ये इसको आपका क्या बनाती है? स्पेशल बनाती है। ठीक है, ये इसको क्या बनाती है? स्पेशल बनाती है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट हीरासर? हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को नया नाम क्या दिया गया है? राजकोट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट या फिर राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट? चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना होगा डियर, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके 1998, 2003, 2010 या फिर 2015। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। तो चलिए आंसर की तरफ देखें, यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डियर 2003। 2003 में इसे शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2003 में इसे शुरू किया गया था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सीआरपीएफ व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस? सीआरपीएफ के अस्तित्व में आने पर इसका मूल नाम क्या था? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, फटाफट से आप लोग राइट आंसर करेंगे कि यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। चले आंसर की तरफ डियर, तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज बिल्कुल डियर, तो बिल्कुल चलते हैं अपने क्विज के आंसर की तरफ, देखते हैं लास्ट डे क्विज का आंसर क्या था। तो डियर यहां पर राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर है आपका 5000 करोड़। डियर कल की क्विज का ये आंसर था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज राइट नाउ 5000 करोड़। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डियर, ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। सेशन एंड अप होने पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे और आप वहां से एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। जो क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो यहां पर राइट आंसर 5000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है डियर, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज लॉन्च्ड द स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन द स्टेट्स विद द टोटल आउटले 5000 करोड़। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ ही हम चलेंगे अपने विनर्स की तरफ, देखते हैं हमारे विनर्स कौन होने वाले हैं। देखते हैं आज के हमारे फर्स्ट विनर कौन है। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर की अगर हम बात करें, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं। यहां पर फर्स्ट विनर आ रहे हैं सिमरन सिमी और स्पीडी गेमिंग। सिमरन सिमी और स्पीडी गेमिंग ये हमारे लिए आज के फर्स्ट विनर है डियर। इनका बिल्कुल राइट आंसर आया, बहुत ही तेजी के साथ आया। तो आप सभी क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग डियर, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। आप सभी क्लैपिंग करेंगे, आप इनके लिए क्लैपिंग करेंगे, आपके लिए दुनिया क्लैपिंग करेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर है आज के पुष्परंजन और सरिता मौर्य। बिल्कुल इन्होंने राइट आंसर किया है, पुष्परंजन और सरिता मौर्य आज के हमारे सेकंड विनर है डियर। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। तो आज के हमारे थर्ड विनर है शीनू तिवारी और सुरभि सिन्हा, बिल्कुल थर्ड नंबर पर हैं डियर। कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेल डन, इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है डियर। वॉलंटियर की तरफ चले तो आज के डियर वॉलंटियर हैं प्रिंस वर्मा हैं वॉलंटियर, जिन्होंने बिल्कुल राइट आंसर किया है, प्रिंस वर्मा। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन।
तो डियर ये हमारे विनर थे। अब हम चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। आज का क्विज क्वेश्चन हमसे क्या कहने वाला है, बिल्कुल देखते हैं। जो भी न्यू व्यूअर है डियर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी ये क्विज क्वेश्चन आ रहा है, इसका राइट आंसर आपको सेशन एंड अप होने पर मेन कमेंट बॉक्स में राइट स्पेलिंग के साथ करना है। जो राइट स्पेलिंग के साथ सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है डियर, तो चलिए चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द मैरीटाइम एक्सरसाइज जिम्बेक्स 2023? भारत किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिम्बेक्स 23 आयोजित करता है? ऑप्शन है आपके जकार्ता, जॉर्डन, जापान या फिर जमैका। तो इंतजार करिए सेशन एंड अप होने का, और सेशन एंड अप होते ही बिल्कुल राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है डियर, तो ये है आज का क्विज क्वेश्चन, इंतजार करिए सेशन के एंड अप होने का। तो डियर इसके साथ ही अगर हम बात करें, आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज के सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, फटाफट से लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करें महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, बिल्कुल। तो इसी के साथ ही आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आपको क्विज का आंसर करना है। और फाइनली थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।